रिजल्ट रटा या बीच के जो स्टेप्स रटे, फिर आप भूलोगे, पक्का है। फिजिक्स को कभी भी आपको रटना नहीं है, ठीक है। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, चाहे बीएससी करने लगो, आप अपने एक ही पैटर्न पे रहते हो, चीजें रट लेते हो या ऐसे पढ़ते हो कि आप याद करना चाहते हो उन्हें, और फिर आप भूलना शुरू करते हो या चीजें समझ नहीं आती, फिर आप छोड़ देते हो। यही नहीं करना है बीएससी में, आपको यही नहीं करना है जो आपकी 12th में आदत थी। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखो, समझो, फिर करके देखो, तब आपकी तैयारी हो पाएगी। हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी बीएससी की तैयारी? एकदम बढ़िया। चलो आज हम शुरुआत करते हैं इलास्टिसिटी के एक नए टॉपिक की, जिसमें आप रिलेशन निकालोगे इलास्टिक कांस्टेंट्स के, ठीक है। तो हेडिंग है हमारी रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। अब इसमें जो आपने कांस्टेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलास्टिसिटी में, बाई, के, ईटा और सिग्मा के बारे में, इनमें कुछ संबंध होता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, उनको हम निकालेंगे, ठीक है। और ये 15 नंबर में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसमें से 15 नंबर का भी आ जाता है और 7.5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको बड़े ही बारीकी से एक एक रिलेशन पढ़ेंगे। इसमें 4 रिलेशन आपको पढ़ने हैं और चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। अगर आप ध्यान से इनको देखोगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि एग्जाम में आएगा तो बहुत अच्छे से कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पहला रिलेशन आज हम पढ़ाएंगे, रिलेशन बिटवीन बाई, के और सिग्मा, ठीक है। बाई क्या होता है, के क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको। बाई हमारा क्या होता है, यंग मॉडुलस, के क्या होता है हमारा बल्क मॉडुलस, और सिग्मा क्या होता है हमारा पॉइसन रेशियो। इनकी डेफिनेशंस आपने पढ़ी भी होंगी 11th में, ठीक है। तो ये सब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और इनको आपको बहुत अच्छे से समझ करके लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए हम आपको फिगर के बारे में समझाते हैं। जो हम फिगर के बारे में आपको समझाएंगे वो आप लिखना चाहें तो साथ साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि यही आपको एग्जाम में ऐसे ही करके लिखना होगा जैसे मैं समझाऊंगा आपको। अब यहाँ पे फिगर देखते हैं। फिगर जो है हमारा वो क्या है, फिगर में P Q R S T U B W एक क्यूब है। क्या है, एक क्यूब, घन। PQRSTUVW हमारा एक क्यूब है, जिसकी जो प्रत्येक भुजा है वो यूनिट मानी गई है। उसकी प्रत्येक भुजा हमने क्या मानी, यूनिट मानी। और उसमें जितनी भी फलक होंगी, इसकी जितनी भी फेजेस होंगी, 6 फेजेस होती है एक क्यूब में, उनमें फोर्स नॉर्मली बाहर की ओर लगेगा, हर फेज में बाहर की ओर लगेगा। यहाँ पे 4 फेजेस दिखाई गई हैं, 5th और 6th आगे पीछे जो भी होंगी, उनमें भी आपका कैपिटल F फोर्स नॉर्मली किधर लगेगा, बाहर लगेगा। और इसकी लेंथ कितनी है, यूनिट मानी हमने। लेंथ में जो इंक्रीजमेंट होगा फोर्स लगने की वजह से, वो हमारा अल्फा मानेंगे हम, ठीक है। लेंथ में यूनिट फोर्स के कारण इंक्रीजमेंट अल्फा। अब एक फेज की बात करें, उसकी एक भुजा में जो फोर्स लग रहा है उस पर एक तरफ से नॉर्मली लगेगा बाहर की ओर, तो इस वजह से उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा और उसकी विड्थ में जो डिक्रीजमेंट है वो 2 साइड से होगा। अतः अगर हम यूनिट फोर्स के कारण यूनिट लंबाई में जो वृद्धि होगी और कमी होगी, उसके बाद जो भुजा की लंबाई होगी वो अगर निकालना चाहे तो वो कुछ इस तरह से निकल के आएगी। क्यूब की एक भुजा में फोर्स F के कारण, एक भुजा में फोर्स क्या लगा रहे हैं, F के कारण होने वाला जो इंक्रीजमेंट होगा यानी वृद्धि, व डिक्रीजमेंट यानी कमी के बाद जो भुजा की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, यूनिट है ना, तो 1 प्लस F अल्फा, अल्फा इंक्रीजमेंट हुआ तभी ऐड कर दिया, और डिक्रीजमेंट 2 साइड से होगा तभी माइनस का F बीटा और फिर माइनस का F बीटा। यही खास बात आपको याद रखनी है। पहले तो आप इस फिगर के बारे में लिखोगे कि माना PQRSTUVW एक क्यूब है, जिसकी भुजा जो है हमारी वो क्या है, यूनिट लेंथ की है। अगर हम उस पर F फोर्स नॉर्मली बाहर की ओर लगाते हैं तो क्यूब की भुजा में फोर्स F के कारण होने वाली वृद्धि व कमी के बाद भुजा की जो लंबाई है, अगर उसमें हम लंबाई में इंक्रीजमेंट अल्फा मानते हैं और विड्थ में यानी चौड़ाई में डिक्रीजमेंट बीटा मानते हैं, तब क्या हो जाएगी, बराबर लगा के 1 प्लस F अल्फा माइनस का F बीटा माइनस का F बीटा। यहां से अगर आप F कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस F कॉमन लेंगे, अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 बीटा।
चिन्ह तो हमारा माइनस ही रहेगा। अब ये हमारा कब आ गया, जब हमारा इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो रहा था। अब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई निकाल ली हमने, भुजा की घात कितनी होती है 3, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा की होला क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम से और नेग्लेक्ट कर देंगे हायर टर्म्स को। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और इसको एक्सपेंड कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एक्सपेंडिंग बाई बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स बी गेट। अब हम एक्सपेंड करेंगे इसको और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस 3f इंटू में अल्फा माइनस का 2 बीटा। ये हमारा वॉल्यूम आ गया कब, जब इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो रहा था, किसमें, लेंथ में, ठीक है, लेंथ में हो रहा था किसी भी क्यूब की एक फेस की जो भुजा थी उसकी बात हो रही है। अब इनिशियल वॉल्यूम अगर देखें, और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का 1 हो जाएगा, क्यों, यूनिट लेंथ थी तो यूनिट लेंथ की पावर 3 यानी भुजा की घात 3 होता है, तो यहां से हमारा क्यूब का जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो 1 हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, देन चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 प्लस 3f अल्फा माइनस 2 बीटा में से हम इनिशियल वाला घटा देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को अगर घटाया हमने तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना मिल गया 3f अल्फा माइनस का 2 बीटा। ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया चेंज वाला, ये हमें बहुत जरूरी था निकालना, क्योंकि यहीं से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम स्ट्रेन अगर हमें पता चल गया तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन निकालने के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम बटे में इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना था 3f अल्फा माइनस का 2 बीटा और इनिशियल वॉल्यूम हमारा 1 था, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा 3f अल्फा माइनस का 2 बीटा। ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू बल्क मॉडुलस में रखेंगे, लेकिन अभी हमें बल्क मॉडुलस के लिए फार्मूला हम जानते हैं, ये हम माइंड में रखेंगे पहले, तभी हम निकाल सकते हैं। बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन। ये फार्मूला आप माइंड में रखिए। तो बल्क मॉडुलस के लिए आपको वॉल्यूम स्ट्रेन पहले निकालना पड़ा, उसके लिए आपने क्या देखा, इनिशियल वॉल्यूम देखा और जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा था क्यूब के, ठीक है, वो हमने देख लिया, ठीक है। यहां से हमने चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन निकल आया। अगर हम यूनिट लेंथ पर देखते हैं क्यूब की, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, यूनिट लेंथ जो हमारी क्यूब की है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में लेंथ, एफ अपॉन लेंथ कितनी है, यूनिट है, तो एफ अपॉन 1 बराबर एफ आ जाएगा। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं तो बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है, के बराबर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन हम निकाल चुके हैं एफ, वॉल्यूम स्ट्रेन हमने अभी निकाला 3f अल्फा माइनस का 2 बीटा। ये दोनों वैल्यू जब आप पुट करोगे तो f से f कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिलेगा, k बराबर 1/3 अल्फा माइनस का 2 बीटा। अब ये हमारा जो रिलेशन निकल के आया इसमें k तो आ गया, हमें क्या चाहिए, पाई भी चाहिए और सिग्मा भी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़े से जो टर्म्स हैं उनको हम अरेंज करेंगे और कुछ रिलेशन इस तरह से बनाए कि हमारे ये बाई भी आ जाए और सिग्मा भी आ जाए। ये आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा और आप आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चीजें देखोगे, समझोगे, तब आपको ये तैयार हो जाएगा। अगर आपने रटा इसको, ठीक है, रिजल्ट रटा या बीच के जो स्टेप्स रटे, फिर आप भूलोगे, पक्का है। फिजिक्स को कभी भी आपको रटना नहीं है, ठीक है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, चाहे बीएससी करने लगो, आप अपने एक ही पैटर्न पे रहते हो, चीजें रट लेते हो या ऐसे पढ़ते हो कि आप याद करना चाहते हो उन्हें और फिर आप भूलना शुरू करते हो या चीजें समझ नहीं आती फिर आप छोड़ देते हो। यही नहीं करना है बीएससी में, आपको यही नहीं करना है जो आपकी 12th में आदत थी। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखो, समझो, फिर करके देखो, तब आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। यही से आपके बीएससी में अच्छे नंबर आएंगे
और फिर आपको मजा भी आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बनाना है सिग्मा बन जाए। तो सिग्मा बनाने के लिए आपको फार्मूला पढ़ा है अपनी, पॉइसन रेशियो क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो पॉइसन रेशियो है वो बीटा अपॉन अल्फा कब बनेगा, जब हम अल्फा यहाँ से कॉमन ले लें। तो कॉमन लेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/3 अल्फा, और कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, माइनस का 2 यहाँ पे था ही नहीं, तो क्या बन जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा अपॉन अल्फा की जगह हम सिग्मा रख देंगे, ठीक है। तो k बराबर क्या आ गया, अब ये जो अल्फा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा, अपॉन में 3, 1 माइनस 2, बीटा अपॉन अल्फा की जगह सिग्मा, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। इसको भी इतना हमें लिखने की कोई खास वजह है, ठीक है, वो अब आपको समझ आएगी, ठीक है। क्योंकि हमें बाई जो है वो हम जानते हैं वो क्या होता है, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है, वहीं से हम निकालेंगे। तो पहले इसको आपको लिखना पड़ेगा, यूनिट फोर्स के कारण यूनिट लेंथ में इंक्रीजमेंट अगर अल्फा है, यूनिट फोर्स लगा रहे हो आप, अगर उसके कारण यूनिट जो लेंथ है उसमें इंक्रीजमेंट अल्फा है, तब हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। यूनिट फोर्स है तो 1/1 बराबर 1 आ गया, और स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन 1, ठीक है। स्ट्रेन हमारा क्या, अल्फा इंक्रीजमेंट है अपॉन में 1 बराबर अल्फा, ये हमारा निकला है। अब हम जानते हैं यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, बाई बराबर 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। तभी हम ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। देन बाई इक्वेशन फर्स्ट के बराबर क्या आ जाएगा बाई, इसकी जगह हम क्या रख देंगे बाई अपॉन में 3, 1 माइनस का 2 सिग्मा। कितना इजी था ये, बहुत इजी था। देखो के भी आ गया, ये चाहिए था, बाई भी आ गया, और साथ ही साथ सिग्मा भी आ गया। ऐसे ही आगे के 3 रिलेशन है, 3 में दूसरा वाला और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ क्या है वो इन्हीं रिजल्ट से निकल के आएंगे। फर्स्ट जो रिलेशन निकाला हमने ये, और जो सेकंड रिलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो उन दोनों से ही हमारे थर्ड और फोर्थ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो। अगर आपको फिगर समझ आ जाए आपको क्या निकालना है ये माइंड में रखो और स्टेप बाय स्टेप चलो, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती, ठीक है। तो इतना आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज ना समझ आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।